So good afternoon to all. Good afternoon, sir. So हम जो थर्ड टेस्ट था आपका, आज उसके जो हैं सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी. फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम. देखो, मैंने आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम करवाए थे, उनको याद रखने का तरीका भी बताया था. तो जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है. इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हेक्सागोनल. ठीक है जी, याद रखेंगे इसको. क्लियर है बात ये? Yes, sir. जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसमें से जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ यूनिट सेल इन सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल इज 8. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. A metal that crystallizes in BCC structure has coordination number 12. नहीं होता 12. कितना होता है? 12 तो FCC में होता है. BCC में कितना होता है coordination number 8. तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोली है, a unit cell of an ionic crystal shares some of its ions with other unit cell. ऐसा नहीं होता है जी. एक यूनिट सेल के जो एटम्स होते हैं वो उस यूनिट सेल में ही अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसके जो आयंस होते हैं. ठीक है, मान लिया कि जैसे मान लिया कि आपका घर है और आपके नेबर का घर है, तो आप जो खाना अपने घर में बनाएंगे उसको घर के मेंबर ही खाएंगे, और जो नेबर के घर में खाना बनेगा उसको नेबर के फैमिली मेंबर्स ही खाएंगे. तो उस तरीके से ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन NaCl इज 552 पिकोमीटर. अब देखो, जो NaCl होता है, ठीक है, NaCl में आपका जो रेडियस और उसमें एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा. तो रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन विल बी इक्वल टू ए. ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन इंटू रेडियस ऑफ एनायन विल बी इक्वल टू ए. क्योंकि हमने एक रिलेशन पढ़ा था ए इक्वल टू 2r, तो वही रिलेशन है. आर यहाँ पर रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन है. तो इसको हम देखते हैं कि ये 552 ही आ रहा है या नहीं. इसको हम कैसे देखेंगे? देखो, फॉर्मूला मैंने आपको इसका बताया. फॉर्मूला है मेरे पास 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन विल बी इक्वल टू ए. तो मेरे को ए फाइंड आउट करना है. ठीक है जी, अब रेडियस ऑफ कैटायन कितना दिया है उसने? रेडियस ऑफ कैटायन, कैटायन है यहाँ पे सोडियम, तो उसका रेडियस दिया है 95, है ना. तो 2 इंटू 95, और एनायन का रेडियस दिया है कितना? 181. तो जब आप इसको प्लस करके देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा जी? ये बन जाएगा आपके पास 276. इतना ही बनेगा जी. यस, इतना ही बनेगा. ठीक है, अब 276 का जब आप डबल करोगे तो 276 का डबल हो जाएगा आपके पास कितना? 552 पिकोमीटर. तो जो ये स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है. समझ गए इस बात को? तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है. तो ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट और फोर्थ को करेक्ट बोला है? ऐसी कोई स्टेटमेंट? स्टेटमेंट नहीं है. तो साथ इसका आंसर बी कर लो आप, है ना, 1 और 4. ये 3 आई थिंक यहाँ से गलती से इंसर्ट हो गया है. ठीक है, समझ गए जी इस बात को? फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो मैंने आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बताया था कि जो एफसीसी यूनिट सेल होता है उसमें एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे और फेसेस पे। अब क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं जी? क्यूब में कॉर्नर्स होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं जी क्यूब में? बता चुका हूं ये सब कुछ आपको। 8 क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं और फेसेस कितने होते हैं? 6। आप जिस रूम में क्लास ले रहे हो उसके कॉर्नर देख लो, उसमें 8 कॉर्नर होंगे और 6 फेसेस होंगे। ठीक है जी। तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है एटम का? कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। तो यहां पर मैं z निकाल दूंगा पहले एफसीसी के लिए। तो z कैसे निकलेगा? z विल बी इक्वल टू कॉर्नर पे कितने एटम है? 8 है, तो 8 इंटू पर एटम का कंट्रीब्यूशन ऑन कॉर्नर इज 1/8 प्लस, क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन विजिबल नहीं थी, अब हो रही है। क्या सबको स्क्रीन विजिबल नहीं है? है सर, क्लियर। ओके 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 जी। देखो तो ये आ गया जी आपका कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कॉर्नर में 8 एटम होते हैं और पर एटम कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। अब फेसेस मैंने आपको बताया 6 और एक फेस पे पर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो यहां से z की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है जी। यहाँ से देखो 1 आ गया प्लस 2 1 द 2, यहाँ से 3 आ गया, तो z की वैल्यू आ गई 4। अब मेरे से पूछा क्या है क्वेश्चन में? मेरे से पूछा है टोटल वॉल्यूम, है ना। तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा? अगर मेरे से टोटल वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो वो निकलेगा z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम। अब एटम को मैं क्या मानता हूं? एटम को मैं स्फीयर मानता हूं। क्या मानता हूं एटम को? स्फीयर। तो एटम को जब स्फीयर मानता हूं तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है जी? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब z वैल्यू कितनी आई एफसीसी के लिए? 4 आई। तो टोटल वॉल्यूम कितना निकलेगा? वी टोटल विल बी इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ जाएगा 4 4 द 16/3 पाई आर क्यूब। ऐसी कोई ऑप्शन? 16/3 पाई आर क्यूब, ये इसका आंसर आएगा। डी इज द आंसर। क्या आपको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। अब देखो अगर सेम क्वेश्चन ये टोटल वॉल्यूम उसने बीसीसी के लिए पूछा होता, है ना, तो मैं वो भी बता देता हूं। बीसीसी यूनिट सेल की अगर बात की होती तो कुछ ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं आने थे। बीसीसी में आपको पता है कि एक एटम बॉडी सेंटर में होता है और 8 कॉर्नर पे होते हैं। तो बीसीसी के लिए z वैल्यू कितनी आती है आपके पास? 2 आती है। तो वी टोटल कैसे निकलेगा? z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम। अब z यहां पर कितना है? 2 है, और एटम को मैं क्या मानता हूं? स्फीयर मानता हूं। तो वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये बन जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब। इसका आंसर होता अगर बीसीसी यूनिट सेल के लिए ये पूछा होता आपसे। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई जी? यस और नो? यस सर। अगर यही बात सिंपल क्यूबिक के लिए पूछता, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, तो उसके लिए z वैल्यू 1 होती, तो ये v टोटल किसके बराबर आता? z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम। अब z कितना है? 1 है, तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। वो कितना आ जाता? 4/3 पाई आर क्यूब ही आ जाता। समझ गए? तो ये इस तरीके से है क्वेश्चन। क्लियर होगी जी बात आपको? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मेटल क्रिस्टलाइजेस इनटू अ लैटिस कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ ए लेयर बी लेयर ए लेयर बी लेयर। इस तरीके से जनरली ये किसकी बात कर रहा है? ये एचसीपी की बात कर रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात कर रहा है। अब मैंने आपको जब भी ये पैकिंग्स बताई थी तो मैंने इसके साथ साथ आपको पैकिंग फ्रैक्शन भी बताए थे। तो एचसीपी में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है?
पैकिंग फ्रैक्शन होता है 74%। कितना होता है पैकिंग फ्रैक्शन? 74%। अब क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस लैटिस इज एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो देखो एम्प्टी स्पेस निकालने के लिए, एम्प्टी स्पेस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 100 माइनस परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन। अब परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया इसमें? 74। तो 100 माइनस 74 करेंगे, कितना आ जाएगा एम्प्टी स्पेस? 26%। कौन सी ऑप्शन? बी ऑप्शन। क्या आपको ये बात क्लियर हुई जी? सर एक्सक्यूज मी, ये कैसे पता लगा कि एचसीपी का है ये केस है? देखो मैम, जो अब देखो ना, ये मेरे को आपको थोड़ा सा ना 3D उसमें समझाना पड़ेगा, एनिमेटेड वे में। बट ये जो एबी टाइप की पैकिंग होती है ना, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ही होती है। ओके, और सर वो दूसरी बीसीसी और उनकी कैसी पैकिंग आएगी? उसका मैंने मैम बताया है कि जैसे ना सिंपल क्यूबिक में 52% होता है। नहीं वो तो ठीक है, वो बट वो पैकिंग का कैसे पता लगेगा कि कौन सी पैकिंग है? इस क्वेश्चन में तो क्लियर नहीं लिखा था ना। नहीं, सिंपल क्यूबिक का आपको पता है ना कि सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स होते हैं वो केवल और केवल कॉर्नर्स पे होते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में आपको ये बात पता है कि एटम्स आर ओनली प्लेस्ड एट कॉर्नर्स। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ बीसीसी, एटम्स आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स एज वेल एज ऑन द बॉडी सेंटर। और एफसीसी में आपको पता है कि बॉडी सेंटर पे तो होंगे ही, उसके अलावा फेस पे होंगे। अब यहाँ पर लेयर्ड है एटम्स की, जैसे एक हेक्सागन की लेयर है। इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा अगर इसको ओवरव्यू दूं, तो देखो इस तरीके से हेक्सागन बना जी। ठीक है, हेक्सागन में ये एटम्स हैं इस तरीके से। ठीक है, इस पूरे एटम की लेयर को मैंने ए लेयर बोल दिया। फिर इस तरीके से 3 एटम की लेयर होगी, इसको मैंने बी लेयर बोल दिया। उसके बाद फिर से ए लेयर आएगी इस तरीके से। तो ये एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आती है। ठीक है, ये अगेन ए लेयर आ गई। तो ये ए लेयर बी लेयर ए लेयर बी लेयर इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है ना। तो ये ए बी टाइप की इंटरेक्शंस जो हैं, मेरे को तब ये आइडिया लगा कि ये हेक्सागोनल में देखने को मिलती है। ठीक है, समझ गए जिस चीज को? तो सर जैसे मैं मतलब ये था कि जैसे दूसरी में कैसे बीसीसी में कैसी लेयर का ये ए बी वाला क्या मतलब सीक्वेंस आएगा? वो एक तरह का यूनिट सेल है ना, उसमें लेयर वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। अच्छा, उसमें लेयर वाला कंसेप्ट नहीं है। उसमें लेयर वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। उसमें जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि एटम्स की प्लेसमेंट कहाँ पे होती है। अगर मैं बोल रहा हूं ना बीसीसी यूनिट सेल, तो बीसीसी यूनिट सेल का मतलब ये हो गया कि उस यूनिट सेल में एटम्स जो होंगे वो कॉर्नर्स पर भी होंगे, कॉर्नर्स के अलावा वो बॉडी सेंटर में होंगे। अगर मैं बोल रहा हूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इट मींस कि एटम्स केवल और केवल कॉर्नर पे होंगे। अगर बोल रहा हूं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो इट मींस कि एटम्स आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स एज वेल एज 6 फेसेस। समझ गए इतना? ओके सर। आई थिंक आप क्लियर हो गए। यस सर। जस्ट आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना है कि जो भी इनके पैकिंग फ्रैक्शन है वो याद रखने हैं कि सिंपल क्यूबिक में कितना पैकिंग फ्रैक्शन आता है, बीसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है ना। अगर आपको देखो पैकिंग फ्रैक्शन याद होंगे तो उससे आप ये खाली स्पेस तो निकाल सकते हैं, उसको 100 में से माइनस करना है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब कि उसने उतना वॉल्यूम उस यूनिट सेल में ऑक्युपाई किया है। क्या आपको क्लियर हो गया जी? यस सर। ओके, देखो अगर आपको ये फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं इस एक पीडीएफ बना के आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं इसको 3D तो यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता, बट अगर मेरे पास पिक्चर हो तो मैं पिक्चर से आपको डेफिनेटली ये समझा सकता हूँ ये किस तरीके से हो रहा है। बट यहाँ पे मैंने फिर भी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में इस तरीके की लेयर्स होती हैं। ये ए लेयर है, ये बी लेयर है, ये ए लेयर है, बी लेयर है। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, ओके सर। और यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 12 आता है और यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन आता है 74%। अब मेरे से खाली पूछा था परसेंटेज वॉइड। परसेंटेज वॉइड का मतलब वैकेंट स्पेस कितना बचेगा इसमें, तो वो हो जाएगा 100 माइनस 74। तब मैंने 26% आंसर दिया। ठीक है जी बात?
यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, बीसीसी का एग्जांपल इसमें से कौन सा है? तो देखो मैं आपको कुछ याद रखने का इसमें तरीका बताता हूं। इसमें हर, जैसे पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट होते हैं, वो कुछ बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट को फॉलो करते हैं, कुछ फेस सेंटर्ड क्यूबिक को फॉलो करते हैं, कुछ हेक्सागोनल को फॉलो करते हैं। तो अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, देखो जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है और सीजियम है, ये एक ही ग्रुप में आते हैं जी? यस और नो, कौन से ग्रुप में आते हैं ये? एल्कली में। ये आते हैं ग्रुप नंबर ग्रुप वन में। 1, है ना, ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं, ये किसके एग्जांपल हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के ये एग्जांपल है। याद हो जाएगा ये? यस सर। क्या आपको ये बात याद हो जाएगी, ये बॉडी सेंटर्ड के एग्जांपल? Yes, इसमें एक और एग्जांपल भी आ जाता है जो आपका ग्रुप 2 का है, दैट इज बेरियम, Ba। ठीक है, तो प्लीज आप ये अच्छे से लिख लेना। एक एग्जांपल इसमें और बता रहा हूं, आयरन। ये सारे के सारे बीसीसी हैं। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, आयरन और बेरियम। ठीक है, अब ऑप्शंस पे देखते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या बोला है। देखो पहले ऑप्शन दी है मैग्नीशियम। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम है उसका कैसी पैकिंग होती है? मैग्नीशियम में HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। ठीक है, और जिंक में कैसी होती है? जिंक में भी आपके पास HCP होती है। देखो ये मैं आपको ऐसा करूंगा, एक फोटो भेज दूंगा, ठीक है, पीपीटी की फॉर्म में, तो उसको आप अपने पास रख लेना। वैसे एनसीईआरटी में ये दिया दिया है ना, याद ही करनी पड़ेगी, इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं बता सकता, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना। अब बात करता हूं नेक्स्ट इसमें सोडियम की। तो सोडियम तो मैंने आपको बताया है कि उसका बीसीसी होता है। क्लियर हो जाएगी आपको ये बात। और जो कॉपर बचता है, कॉपर का होता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो मेरे से बीसीसी पूछा था तो आंसर मिल जाएगा सोडियम। क्लियर है? मैं आपको एक फोटो या पीपीटी शेयर कर दूंगा आफ्टर द क्लास, आप वहां पे और एलिमेंट्स का भी देख सकते हो इस तरीके से। क्लियर है बात जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरमेटेलिक कंपाउंड LiAg crystallizes in a cubic lattice in which both the lithium and silver have coordination number of 8. The crystal is the class of। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ जी। आंसर इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 किस में होता है? बीसीसी में होता है। ये बात मैंने आपको थ्योरी कराई थी, तो मैंने आपको हर चीज लिखवाई थी। देखो सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, और FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो इसका हिंट ये क्वेश्चन में दे रहा है, देखो यहां पे लिख रहा है ना, लिथियम एंड सिल्वर हैव कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 8। तो आंसर इज BCC। क्या आपको ये बात पता लगी? यस सर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 लिखता तो आंसर FCC होता। क्लियर है जी? कोई डाउट है? क्लियर है। ओके, next question is, an element with atomic mass 100 gram per mole have BCC structure and has a unit cell edge 400 पिकोमीटर। डेंसिटी पूछी है आपसे। देखो मैंने आपको डेंसिटी का एक फॉर्मूला बताया था, और शायद एक न्यूमेरिकल भी कराया था जब मैंने चैप्टर की थ्योरी कराई थी। रो विल बी इक्वल टू Z इंटू M डिवाइड बाय NA इंटू AQ। क्या मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था जी? बिल्कुल लिखवाया था, डेंसिटी निकालने। आप अपने नोट चेक कर सकते हैं जिन्होंने क्लासेस लगाई हैं। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पे एक हिंट दे रहा है कि क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है?
बीसीसी क्रिस्टल सिस्टम है। बीसीसी के लिए जेड वैल्यू कितनी होती है, आज ही बताई है ये भी। कितनी होती है बीसीसी के लिए जेड वैल्यू? 2 होती है। कितनी होती है जी? 2। तो रो विल बी इक्वल टू 2 इंटू एम इज मोलर मास, ये उसने क्वेश्चन में गिवन दिया है। कितना दिया है वो देख लेते हैं। एटॉमिक मास 100 ग्राम दिया है, ठीक है जी, 100 ग्राम दिया है। और ए कितना दिया है उसने? ए दिया है उसने 400 पिकोमीटर। अब देखो मेरे को यहाँ पर पिकोमीटर में नहीं लेना है इसको, इसको मेरे को सेंटीमीटर में लेना है। ए अगर मेरे को 400 पिकोमीटर दिया गया है तो उसको सेंटीमीटर में पहले पहले इसको मीटर में कैसे लिखूंगा? पहले लिखूंगा इसको 400 इंटू 10 to the power -12 मीटर। That can be written as 4 into 10 to the power -10 meter, and that can be written as in centimeter 4 into 10 to the power -8 सेंटीमीटर। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं? देखो जी 400 पिकोमीटर है। पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12, मीटर वैसे लिख दिया। देखो फिर से बता देता हूँ। ए विल बी इक्वल टू 400 पिकोमीटर है। पिको का मतलब होता है 10 to the power -12, तो 400 इंटू 10 to the power -12 लिखा, मीटर को मीटर ही लिख दिया। अब यहाँ पर 10 की पावर -12 है और यहाँ पर 10 की पावर 2 है, तो उसको मैंने वो कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ये बन गया 4 इंटू 10 to the power -10 मीटर। अब जब मैंने इसको सेंटीमीटर में ले जाना तो मेरे को इसको देखो, सेंटीमीटर जो है वो मीटर से बड़ा यूनिट है कि छोटा? अरे बड़ा यूनिट है या छोटा? छोटा यूनिट है। छोटा यूनिट है तो इसको किससे डिवाइड करूंगा? 100 से, ठीक है। 4 इंटू 10 to the power -10 डिवाइड बाय 100 मीटर सेंटीमीटर, तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा आपके पास 4 इंटू 10 to the power -8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 4 इंटू 10 to the power -8 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या आया? ये बेसिकली आपके पास ए आया। तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ लिखते हैं थोड़ा स्पेस में। तो रो विल बी इक्वल टू 2 इंटू 100 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 to the power -8 का क्यूब इंटू एवोगेड्रो नंबर। इसको सॉल्व करना था, फिर आंसर आना था, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो अभी प्लीज, सारे इसको सॉल्व करेंगे। देखो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि अभी हमें और क्वेश्चन भी करने को, मैं ही कर देता हूँ जी। देखो रो विल बी इक्वल टू 2 इंटू 100। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ? देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख दिया, और 10 की पावर हो गई 8 3 दा 24, और 6 वैसे लिख दिया, 10 की पावर 23 वैसे ही लिख दिया, ठीक है जी। तो ये बन गया आपके पास रो विल बी इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 4 4 दा 16, और ये बन गया 64, ठीक है। 64 इंटू 6 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 392। 392 बन जाएगा, और एक बच जाएगी 10 की पावर -1। बचेगी कि नहीं बचेगी जी? क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस की 24 है और प्लस की 23 है। इतनी बात समझ गए? यस सर। अब जब ये पावर ऊपर चली जाएगी तो ये किसकी बन जाएगी? प्लस की माइनस की? प्लस की बन जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा ये 2000 डिवाइड बाय 392। तो करना इसको जरा सॉल्व, 2000 डिवाइड बाय 392, और जो आएगा वो आपका आंसर होगा। फिर ऑप्शंस पे जाते हैं।
सर 5.1 5.1। चलिए ऑप्शन देखते हैं 5.1। ठीक है जी, कौन सी ऑप्शन आ जाएगी जी? बी ऑप्शन आ जाएगी। क्लियर है ये बात सबको? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a semiconductor of germanium can be made p type by adding। अब देखो, जब भी मेरे को p टाइप सेमीकंडक्टर बनाना होता है तो उसमें मैं क्या करता हूँ और n टाइप में क्या करता हूँ, उसके पीछे का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। देखो, एक हो गया p टाइप और एक हो गया n टाइप। p टाइप कैसे बनता है? जब मैं ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की इंप्योरिटीज को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में मैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की इंप्योरिटीज को ऐड कर देता हूँ, तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है? पी टाइप। और जब ग्रुप 14 के साथ मैं ग्रुप 15 की इंप्योरिटीज उनमें ऐड कर देता हूँ तो बनता है एन टाइप। ठीक है जी, क्या आपको बात क्लियर हुई? यस सर। अब देखो, जो ग्रुप नंबर 13 है वहां से कौन सी इंप्योरिटीज ऐड करूंगा? ट्राइवेलेंट। और ग्रुप 15 से कौन सी करूंगा? पेंटावेलेंट। तो ऑप्शन देखो, क्लियर है आंसर? क्या आंसर आएगा? आंसर इज ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। क्योंकि देखो, मैंने आपको अभी बताया कि जब मुझे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो मुझे ग्रुप 14 का एलिमेंट जर्मेनियम दिया गया है। अब अगर मेरे को पी टाइप बनाना है तो इसमें मेरे को ग्रुप 13 की इंप्योरिटीज ऐड करवानी पड़ेगी। और ग्रुप 13 की इंप्योरिटीज कैसी होती हैं? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज। समझ गए जी? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस शोज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अब एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? जिनमें नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होती है। ठीक है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो का मतलब कि अगर मान लिया उनके कुछ डोमेन्स अगर एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, अगर 3 डोमेन या 4 डोमेन उनके एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड है तो 4 ही डोमेन उनके दूसरी डायरेक्शन में भी ओरिएंटेड है। तो यहां पर जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी वो कितनी आती है? जीरो आती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा डी। और भी इसके आप एग्जांपल लिख सकते हो साथ में एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के। एमएन से याद रखना, एक MnO आ गया, मतलब Mn के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, एक MnO, दूसरा बताया मैंने आपको MnO2, और तीसरा आपका ऑलरेडी जो आंसर है MnO, MnO2, Mn2O3, ये तीनों ऑक्साइड जो है वो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक है जी, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बेशक इस चैप्टर में डाल दिया, बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैं आपको बात बताऊं। ठीक है, बट मैं आपको फिर भी वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। crystals where dipoles may align themselves in a ordered manner so that there is a net dipole moment exhibit। आंसर इसका होगा फेरो इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बाकी भी इलेक्ट्रिसिटी लिखी है, पायरो इलेक्ट्रिसिटी, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी, एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी, ये होती क्या है? ये वैसे फिजिक्स का कंसेप्ट है बट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें बताता हूं आपको पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। अब पाइजो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन सम पोलर क्रिस्टल। कुछ पोलर क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ऐसे क्रिस्टल्स को मैं क्या बोलता हूं? पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। अब इसमें जो एग्जांपल आते हैं, जैसे जो आपकी क्वार्ट्स है ना, इसके एग्जांपल भी लिख लो कुछ, अगर इन केस कुछ इस लेवल का क्वेश्चन आ जाए। वैसे ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं फॉर श्योर, बट आप लिख लो इसके एग्जांपल। PvZrO3 क्वार्ट्स, और एक एग्जांपल इसका आप और लिख लो NH4
H2PO4। ये पाइजो इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल है। वैसे ये फिजिक्स की टर्म्स हैं, केमिस्ट्री में इनका इतना ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताई थी। मैंने आपको जो बताया था इसमें, जब मैंने आपको थ्योरी करवाई थी, तो वहां पर मैंने आपको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बताए थे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बताए थे, फेरोमैग्नेटिक बताए थे, फेरी मैग्नेटिक बताए थे और एंटी फेरोमैग्नेटिक बताए थे, 5 तरह के। ठीक है, समझ गई थी बात को? यस सर। अब पायरोइलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन सम पोलर क्रिस्टल ड्यू टू हीटिंग। अब मान लिया कि मेरे पास कोई क्रिस्टल है, उसको मैं हीट कर रहा हूं और उस क्रिस्टल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो उस फिनोमिना को मैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी बोलता हूं। समझ गए जी? बट ये फिजिक्स की टर्म्स है, यहां पर इतना ज्यादा इनका रोल नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया था, आपको पेपर में डाल दिया था, तो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया, फेरो इलेक्ट्रिसिटी इसका आंसर होगा। अब देखो 11th क्वेश्चन बहुत आसान है, आज ही मैंने वो बताया इसका आंसर, तो बताओ उसका क्या आंसर होगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 68%। 68%, बिल्कुल सही बात है। 12th क्वेश्चन का कंसेप्ट अभी आज ही बताया, जल्दी से आंसर दो। आज के आज ही बताया। ग्रुप 13 एल्यूमिनियम। 13 बिल्कुल सही बात है जी, एल्यूमिनियम इज द आंसर। नेक्स्ट बताओ। देखो 2 तरह के डिफेक्ट बताए थे, एक बताया था मैंने आपको फ्रैंकल डिफेक्ट और दूसरा क्या बताया था? शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या डिफरेंस था इनमें, बताएंगे जरा? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैंकल डिफेक्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्टकी डिफेक्ट? सर शॉर्टकी में तो कैटायन और एनायन मतलब मिस हो जाते हैं और इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाते हैं, है ना? यस। ठीक है, तो देखो जो आपके पास शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल साइट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? कुछ कैटायन, कुछ आयंस, जनरली वो कैटायंस होते हैं क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है, तो कैटायन अपनी साइट से डिसलोकेट होके इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं। समझ गए? अब देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय दोज आयनिक सब्सटेंसेस इन विच साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉल। समझ गए जी? अगर उनका साइज छोटा होगा तो वो अपनी साइट से डिसलोकेट हो जाएंगे, और डिसलोकेट होके वो कहां पे आ जाएंगे? इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ जाएंगे। ऐसे डिफेक्ट को मैं फ्रैंकल डिफेक्ट बोलता हूं, है ना? तो फ्रैंकल डिफेक्ट जनरली कौन मिस हो जाते हैं उसमें अपनी साइड से? कैटायंस। क्यों मिस हो जाते हैं? क्योंकि उनका स्मॉल साइज होता है, जिस वजह से वो अपनी साइड से डिसलोकेट हो जाते हैं, और वो कहां पे आ जाते हैं? कहां पर आ जाते हैं जी? इंटरस्टिशियल साइड में, वॉइड साइड। तो ये है इसके पीछे का कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन कार्बाइड, किसका एग्जांपल है जी? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। इसका एग्जांपल है, कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकी डिफेक्ट इज शोन बाय दोज आयनिक कंपाउंड्स इन विच, बताओ, जिसमें कैटायन और एनायन के साइज में कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होती। कैटायन है वेरी स्मॉल साइज, नहीं, ए होगा इसका आंसर, है ना? जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया? व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट? इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल साइट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके जो साइजेस होते हैं जनरली वो कैसे होते हैं? कंपेरेबल। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा इतने क्वेश्चन है, आगे तो बायोलॉजी चल पड़ी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पेपर। बाकी 1-2 पेपर जो और बचते हैं वो भी हम डिस्कस कर देंगे, फिर हम अपना थ्योरी सेक्शन अगेन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो इस पेपर को अच्छे से देख लेना, सॉल्व कर लेना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचेगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।